मैं हाई कोर्ट के आर्डर को भी गलत मानता हूँ, डिस्ट्रिक्ट जज के आर्डर को गलत मानता हूँ। वो सब सही है, यानी ये कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हलफनामा दिया गया कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं बाबरी मस्जिद की बात कर रहा हूँ, मैं इसको बाबरी मस्जिद पार्ट 2 की शक्ल में देख रहा हूँ। आप उनको नमाज से रोकिए, उनकी एक्सेस वहां पर ना हो। आस्था के ऊपर कोई फैसला नहीं करें कि आखिर में आस्था के ऊपर फैसला कर दिया, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। तो हिंदू मुस्लिम फिरका वारियत फैला करके जिस पे गोदी मीडिया पूरा लगा हुआ है, तो सतपाल मलिक ने एक बात कही कि अयोध्या पर ही हमला करवा सकते हैं। मस्जिद के गेट को किसने उड़ाया? सिकंदर लोदी ने। रियल न्यूज इंटरनेशनल पर RNI उर्दू प्रोग्राम में चैनल पर आपका हार्दिक और दिल से खैर मकदम। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद पर ASI सर्वे को जारी रखने की इजाजत दे दी है, बिना मस्जिद के स्ट्रक्चर को कोई नुकसान पहुंचाए और बिना किसी किस्म की एस्केलेशन की। ASI से कहा गया है कि वो नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर के तहत अपनी छानबीन करे। हमारे बीच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर लॉयर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ZK फैजान साहब मौजूद है, जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले से अब तक सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस को देखते आए हैं और कई मामलात में खुद भी केस लड़ने में शामिल रहे। ZK फैजान साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि ज्ञानवापी मामले पर उनकी समझ क्या है। फैजान साहब, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं। बाबरी मस्जिद में मुस्लिम लीडरशिप ने पहले से कह दिया था कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो उसे कबूल होगा। बाबरी मस्जिद का फैसला आया और भले ही उनकी पसंद का फैसला ना हो, मुस्लिम समाज ने उसको कबूल किया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में यह था कि ये अपनी नौइयत का पहला और आखिरी केस रहेगा और अब इस किस्म का कोई दूसरा इशू नहीं उठेगा। देखिए, ख़ास बात वही है, बाबरी मस्जिद का जब कज़िया चल रहा था तो उस वक्त ये था और हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा भी जा रहा था और बहुत ज़ोरों पे ये बात कही गई कि भाई एक मस्जिद का मामला है, हमारे आस्था का मामला है, उसको आप हमारे हवाले कर दीजिए तो बकिया हम अपना क्लेम ख़त्म कर देंगे। ये उनके लीडरों की तरफ से भी बार बार कहा जाता रहा और वो एक पस मंज़र था। और दूसरे जब उसका डिमोलिशन हुआ तो उसके बाद दूसरा पस मंज़र आया और जो 1991 का जो रिलीजियस प्लेसेस एक्ट बनाया गया वो एक पस मंज़र में बनाया गया था। उसका एक ख़ास मकसद था कि ये इंश्योर किया गया था कि भाई इस कज़िये के बाद और कोई कज़िया खड़ा नहीं होगा। यानी 15 अगस्त 1947 की जो पोजीशन है उस दिन जो मजहबी मकामात की पोजीशन है वो रहेगी, सीधी सीधी बात। लेकिन आज सवाल ये खड़ा हो गया है कि ये जैसे ही बाबरी मस्जिद का मामला ख़त्म हुआ, यानी अब वो तो एक तरफ देखिए, एक नहीं, दो नहीं, 500 मिलके अगर आप देखें पूरे मूवमेंट में तो कम से कम 1000 बयानात मिल जाएंगे छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के, वर्कर्स के, लीडरों के, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई बाबरी मस्जिद का एक का मामला है, बाकी हम सब क्लेम अपना ख़त्म कर देंगे। उसी पस मंज़र में वो एक्ट भी पास हुआ। लेकिन जैसे ही बाबरी मस्जिद का मसला हल हुआ, कहना चाहिए हल का मतलब हुआ कि कोर्ट ने तो ये माना, सब कुछ तस्लीम किया उन्होंने कि यहाँ पर जो मस्जिद पक्ष के लोग कह रहे हैं वो सब सही है, यानी ये कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई है, सीधी सीधी बात। लेकिन उन्होंने आस्था का सवाल कहते हुए, नेशनल इंटरेस्ट मतलब इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उठा करके उसको मस्जिद को उनके हवाले कर दिया। बिल्कुल मेरा बिल्कुल साफ ये कहना है कि वजह यही थी कि एक तरफ तो मुस्तकिल ये कहा गया, मुस्तकिल ये कहा जाता रहा छोटे बड़े लीडरों की तरफ से, सबकी तरफ से कि कोर्ट का जो फैसला आएगा हम मानेंगे। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि कोर्ट का जो भी फैसला आए हम तो राम मंदिर वहीं बनाएंगे। नतीजा क्या हुआ? कोर्ट भी जो टीवी पर खबरें आती हैं, जो अखबारात हैं, जो माशरा है, कहीं ना कहीं उसी बीच में रहते हैं, तो वो भी तो इंसानी है ना। तो कहीं ना कहीं उनकी समझ में ये बात भी आई होगी कि भाई इनको देने पर कोई हर्ज की बात नहीं है और इनको अगर हम नहीं देंगे, इनको दे देंगे तो एक बवाल खड़ा हो सकता है। ये कोर्ट के फैसला के मानने की बात करने लगा, इनको देने में न देने में कोई हर्ज की बात नहीं, उनको दे देते हैं। मैं समझता हूँ वही हुआ। मैंने एक बार ये भी बात कही और मैं अब भी दोहराता हूँ कि मेरा मानना यह है कि उस वक्त जब बाबरी मस्जिद को शहीद करने की बात चल रही थी और वहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे थे और उसके बाद वहाँ पर हमारी तरफ से ये हुआ जो मस्जिद पक्ष था कि नहीं नहीं हम तो इसमें, अच्छा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हलफनामा दिया गया कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं बाबरी मस्जिद की बात कर रहा हूँ, देन आई कम टू द पॉइंट। बाबरी तो उस वक्त कल्याण सिंह थे, उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया
कि भाई नहीं, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस था, मेन तो बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ थी उसकी तरफ से था। लेकिन जब भीड़ इकट्ठा हो गई तो वह साइडेड भीड़ थी, उन्होंने डिमोलिश कर दिया। मेरा मानना ये है, बात थोड़ा एग्रेसिव होती है कि उस वक्त आप कहते हैं कि भाई हम वहाँ भीड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे, तो एक ग्रुप बड़ौदा से चलता मुसलमानों का, हिंदुओं को भी चलता, एक हैदराबाद से हिंदुओं को भी चलता, मुसलमानों को भी चलता, एक कलकत्ता से हिंदुओं को भी चलता, मुसलमानों को भी चलता, एक पटना से, वहाँ से। जब दोनों चलते तो हो सकता है क्लैशेस हर जगह पे होते, मगर वहाँ भीड़ नहीं इकट्ठा हो सकती थी। भीड़ नहीं इकट्ठा होती तो ये होता नहीं। तो खैर वो तो जो गुजर गया, और हम भी उसमें शामिल थे। मैं समझता हूँ ठीक है, वो एक वाइज स्टेप था जो ये कहा गया कि हम जो कोर्ट का फैसला आएगा मानेंगे। आज मामला बिल्कुल दूसरा है। मैं इसको बाबरी मस्जिद पार्ट 2 की शक्ल में देख रहा हूँ। और ये बता दूँ आपसे, मैंने वो बात भी पढ़ ली जो ये भारत में न थी, लोग मसरूफ़ रहे हाशिया आराई में। ये सवाल एक मस्जिद का नहीं है। जैसे ही बाबरी मस्जिद का कज़िया तमाम हुआ, छोड़ दीजिए कि कैसे हुआ क्या हुआ, और उसके बाद उन्होंने फ़ौरन ही राग अलापना शुरू कर दिया काशी का, और काशी के बाद मथुरा जोड़ दिया है, और उन्होंने फिर बहुत सारी मसाजिद को जोड़ दिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सिलसिला कहाँ जा कर के रुकेगा। बात जो कल सुप्रीम कोर्ट की बात आप कर रहे थे, तो पहली बात तो ये है कि जो कोर्ट ऑब्जर्वेशंस देती है वो एक अलग चीज़ है, और कोर्ट जो आर्डर डिक्टेट करती है वो एक अलग चीज़ है। तो कोर्ट का आर्डर तो मेरे सामने नहीं है कि एक्चुअली उसने क्या डिक्टेट किया है, लेकिन तो चूंकि प्रेस गैलरी वहाँ पर भी है, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा प्रेस वाले बैठते हैं, तो उनकी कुर्सियाँ हैं, वो सामने बैठते हैं बिल्कुल, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस भी दिए हैं। अब जो रिपोर्टिंग आज अखबारात में है कि उसमें क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या उन्होंने एक्चुअली अपने आर्डर में कहा है, लेकिन जो मैंने देखा है अखबार में, अब देखिए नया सिलसिला हुआ। जैसे जब वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सर्वे का आर्डर किया तो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, तो उसमें पॉइंट नुक्ता फ़ौरन निकाल दिया। ला भी है ना, ला तो जैसे आप घुमाना चाहें घूमता रहता है भाई। आई एम ए लॉयर। अगर हमारे पास ए बी के झगड़े में ए अगर आ गया तो हम ऐसा आर्गूमेंट तैयार करेंगे कि फेवर में, और अगर कि कुछ मत पूछिए, अगर कहीं ए ना आता बी आता तो हम उसको जस्टिफाई करके आर्गूमेंट तो दोनों तरफ से होते हैं ना। तो अब कल जो तो उससे पहले जो ट्रायल कोर्ट में मैटर था और डिस्ट्रिक्ट जज ने वहाँ पर जो कहा कि नहीं सर्वे होना चाहिए, तो उसके बाद हाई कोर्ट चले गए, मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पहले हाई कोर्ट जाइए, और इन द मीन टाइम स्टे कर दिया। लेकिन स्टे का क्या मामला हुआ? अब इन द मीन टाइम देखिए, ये तो तैयार बैठे हुए हैं, इधर आर्डर होता है, उधर एएसआई पहुंच जाती है, और उन्होंने सर्वे शुरू कर दिया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचे हुए हैं, वहाँ सर्वे शुरू है पहली बार। फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, वो तो आंसू पोंछने की बात है, मैं उसका कोई रिलेवेंस देखता नहीं। अब उन्होंने स्टे कर दिया, खैर स्टे तो स्टे है, वो आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट जाने के बाद जो है हाई कोर्ट ने भी स्टे कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने फिर फैसला खिलाफी दे दिया कि नहीं सर्वे होना चाहिए, पता लगना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आर्डर बिल्कुल अपनी जगह पर सही है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, जो मैं कहना चाह रहा था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या निकाला कि नहीं साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है वो सिर्फ हाउस का जो इलाका है वज़ू खाने का, वहाँ के लिए है, बकिया उसको छोड़ करके कोई सुप्रीम कोर्ट का स्टे नहीं है, इसलिए हम सर्वे का आर्डर दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया, हाई कोर्ट को भेज दिया स्टे करके। हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आर्डर को जस्टिफाई कर दिया, और नतीजा हुआ कि फिर ये भाग करके सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन फिर भी स्टे वहाँ जा करके एएसआई ने सर्वे शुरू कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कर दिया। बात मैं बहुत गौर से देख रहा था। देखिए ऐसा क्या है कि ये नुक्ता तो आदमी निकाल लेता है। आज मैं जो देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने जो मजहबी मकामात एक्ट है उसका हवाला देते हुए सेक्शन 3 का 41 वगैरह को उन्होंने हवाला दिया, तो उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि उन्होंने 1947 की बात कही है कि वो दिन जो इमारतें जिस उसमें रहेंगी, तो उन्होंने कहा डिनोमिनेशन एक चीज़ होती है कि वो शहीद नहीं होंगी, वो इधर से उधर नहीं हो जाएंगी, उनका वो ख़त्म नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्होंने जिसका जो स्ट्रक्चर है, समझा आपने, उसकी क्या पोजीशन उस दिन थी
समझा आपने? हाँ, ये बात कही। हाँ, तो उन्होंने नुक्ता निकाल लिया कि उसका कैरेक्टर क्या था। अब देखिए कि कैरेक्टर असरटेन कर रहे हैं। मेरा कहना बिल्कुल दूसरा है। असरटेशन फॉर व्हाट? असरटेन करके आप क्या कहना चाहते हैं? अभी उन्होंने जब वजू खाना का सर्वे करने की बात कही और बेचारे भाग करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए, कुछ नहीं हुआ, अल्टीमेटली वो उन्होंने कर दिया और उसमें उन्होंने शिवलिंग निकाल दिया कि कहना है शिवलिंग है। तो अब शिवलिंग के ऊपर बहस हो रही है नहीं है, वो तो बात की बात है, लेकिन उन्होंने उसको सील कर दिया। अब आपको वजू खाने से बेदखल कर दिया कि नहीं कर दिया? अब इन्होंने अभी पटिशन वहाँ पेंडिंग है, था बल्कि कहना चाहिए ये सब ऐसा ही सर्वे वगैरह का, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दिया और डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ भी डाल दिया है कि ये वहाँ जाते हैं, मीनिंग दरबाई की नमाज पढ़ने जाते हैं, उनकी एक्सेस वहाँ पर है, तो जो स्ट्रक्चरल डैमेज है, स्ट्रक्चरल डैमेज का मतलब हुआ कि जो निशानात हैं वो उसको ख़त्म कर रहे हैं। अरे जो 400 साल से नहीं ख़त्म किया गया वो आज वो क्या उसमें मिटाने जा रहे हैं? लेकिन ये कहने के लिए बात हो गई, वो कह रहे हैं कि ऐसा है, तो उन्होंने एक नुक्ता निकाल लिया। मीनिंग देयर भाई कि आप उनको नमाज से रोकिए, उनकी एक्सेस वहाँ पर ना हो, और ये उन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन लगा दिया है। मुझे तो ये है कि एक एप्लीकेशन पड़ जाएगी कि नमाज से रोक दीजिए, फिर बेचारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ से कह देंगे कि भाई ठीक है स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है इसलिए हम इसको रोक रहे हैं, वहाँ पर स्टे कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं मुमकिनात में से। इसलिए मैंने बार बार ये बात कही, मैं अभी अपनी बात दोहराता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें खुद आगे आकर के, सुओ मोटो तो इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन अब तो केसी पेंडिंग है तो उसमें ऑर्डर पास कर सकते हैं कि जब तक हमारे पास, हमारे यहाँ रिलीजियस पॉलिसीज एक्ट जो है वो अपनी जगह पर उसका कजिया यानी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने मौजूद है, उसका फिर से फैसला होना है, तब तक कोई भी अदालत इस तरह के पटिशन्स को मेंटेन ना करे, एक्सेप्ट ना करे। लेकिन वो हाँ मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन बजाय इसके कहने के कोई एक्सेप्ट ना करे, वो उल्टे जो है जब कोई एक्सेप्ट करके इस तरह का ऑर्डर कर रहा है तो कोर्ट जो है उस पर रोक नहीं लगा रही है। मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी गलत मानता हूँ, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को गलत मानता हूँ, हाई कोर्ट के ऑर्डर को गलत मानता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट ने के ऑर्डर को भी इस ताल्लुक से गलत मानता हूँ। उसका बहरहाल ऑर्डर आ है, सुप्रीम कोर्ट का हो या ट्रायल कोर्ट का हो, किसी का ऑर्डर हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, वो आपको मानना है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उससे मैं एग्री नहीं करता। वो ऑर्डर अपनी जगह पर गलत है, इसलिए कि इससे पंडारा आवाज़ खुल रहा है। अच्छा, आज ही अभी मैं अखबार देख रहा था, उसके अंदर देखिए आर्गूमेंट बहुत अच्छा किया जो बाबरी मस्जिद सॉरी ये इसकी तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, वकील ने सारी बातें रखी। वकील ने कहा इससे पंडाराबाज खुल जाएगा, फिर कल को कोई आकर के कोई मुकदमा दाखिल कर सकता है और उसके बाद उस पर सर्वे करने की बात कर सकता है कि यहाँ ये चीज़ हुई, तो उस पर उन्होंने कहा कि कोई फ्रिवलस मुकदमा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फौरन कहा कि आस्था का मामला कि हाँ यस इसमें वो फैसला भी आस्था पर हुआ। हाँ उन्होंने कहा आस्था के ऊपर कोई फैसला नहीं करेंगे, आखिर में आस्था के ऊपर फैसला कर दिया, आस्था के ऊपर दे दिया फैसला। क्या करना, फैसला तो उन्होंने यही किया कि यहाँ कुछ नहीं निकला। यहाँ पर तो वो पहले से त्रिशूल निकाले पड़े हैं, पहले से वो क्या कहते हैं स्वास्तिक का निशान निकाले पड़े हैं, पहले से वहाँ क्या कहते हैं हाउस में उन्होंने वो निकाल दिया, शिवलिंग निकाल दिया, तो वहाँ तो कमल का फूल निकाल दिया, सब निकाले पड़े हैं। वो तो कह अच्छा, मेरा सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि इस वक्त जो ज़रूरत है, हो सकता है कि आप ये कहें कि साहब बिल्कुल एग्रेसिव सोच रहे हैं, लेकिन लम्हे फिक्रिया तो है। सवाल ये पैदा, और मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो दीवार पे लिखा हुआ मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि फैसला आपके खिलाफ आएगा, और फैसला ये आएगा कि मस्जिद तोड़कर, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, ये फैसला आने वाला है, मेरा ऐसा मानना है। और हाई कोर्ट भी उसमें मोहर लगाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी उससे मोहर लगाने वाली है। और मेरा दूसरा भी सोचना है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की तो बात की बात है, हाई कोर्ट जाने की बात की बात है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर हुआ नहीं कि वहाँ मालूम हुआ कि साहब जब तक आप इलाहाबाद जा रहे हैं भागे हुए और 2 घंटे का रास्ता है, तब तक वहाँ बुलडोजर लग गया। ये खतरात हैं। इसलिए सोचने की बात यह है, तय करने की बात यह, गौर करने की बात यह है कि इसमें इन हालात में क्या होना चाहिए। क्या उस फैसला के आने के बाद आप इस मस्जिद को, जो आप कई सौ सालों से नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं, वो हवाले कर देंगे या उस पर रिसिस्ट करेंगे? अगर हवाले कर देंगे तो मथुरा
अब हमसे कई लोगों ने ये बात कही है, मैं बहुत से लोगों की बात करता हूँ, मैं हाई एफ्स की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने ये बात कही कि साहब वो तो उन्होंने कहा था बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से कि हमको दे दीजिए तो हम जो है इसके बाद कोई क्लेम नहीं करेंगे, मगर आपने तो दिया नहीं, उन्होंने लड़ के लिया। तो अब इस पे आप जो है कोई एक जेस्चर शो करना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई लो, जब ये तोड़ के बनाएगी तो हम दे देते हैं, तो इससे उनका मन बदलेगा और उनकी सोच बदलेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो तो अभी भी कल परसों नरसों तो जब से कर चल रहा है, सर्वे का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से वो क्या कहते हैं सिलसिला चालू है इसका, क्या कहते हैं कि मथुरा भी हम लेंगे। और मथुरा ही उन्होंने तो बदायूं की मस्जिद के बारे में कहा है, खुदाई करने की बात की है, और ये अलीगढ़ की मस्जिद की खुदाई करने की बात की है। अब भी अधिक क्या क्या आर्डर हो रहे हैं मज़हबी मकामात के ताल्लुक से। जलगांव की मस्जिद का पिछले महीने आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर वो कोई 410 साल, मुझे अब तक याद आ गया कि 410 साल पुरानी मस्जिद थी। उसमें उन्होंने कुछ कह दिया कि साहब ये जो है फलां है और ढेका है, उस पर कलेक्टर ने, जुडिशरी की बात, कलेक्टर ने एक आर्डर पास कर दिया और उसको कुर्क कर दिया और कहा कि नमाज नहीं पढ़ेंगे। खैर वो बॉम्बे हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने उसको कहा कि नहीं, नमाज को उन्होंने अलाउ किया और पटिशन प्रिंटिंग वोटिंग होगा तो वो चलेगा। तो हर जगह के बारे में, कुतुब मीनार के बारे में भी कल कह रहे थे, मैं टीवी पर देख रहा था कि कुतुब मीनार जो है वो कुतुब इस्लाम मस्जिद ही पूरी तोड़ करके बनाई गई है। अभी वो बाहर एक मस्जिद है, उस मस्जिद के ताल्लुक से दिल्ली हाई कोर्ट में पटिशन पेंडिंग है और उन्होंने उस पर कागजात तलब कर लिए हैं। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए आप, हमारे सुप्रीम कोर्ट के बगल में एक फरलांग की दूरी पर जहाँ हम सब लोग नमाज पढ़ने के जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये मस्जिद जो है ये जो है मंदिर तोड़ करके बनाई गई है। वो इसी तरह से बंगाली मार्केट की मस्जिद, वो कहते हैं रेलवे की ज़मीन पर बनाई गई है। इसको भी कहते हैं, उसको भी कहते हैं। जबकि जो मस्जिद ITO वाली सुप्रीम कोर्ट के बगल वाली, वो बंगाली मार्केट की जो मस्जिद है, जिसको थोड़ा सा उन्होंने शुरू में एनक्रोचमेंट के नाम पे तोड़ा भी था, अभी नोटिस भी किया था उसको। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। तो नोटिस, अब नोटिस उस दिन क्या हुआ, नोटिस लग गई। नोटिस जो है उस पे ना डेट है, ना उस पे किसी सिग्नेचर है, और नोटिस लग गई। और 4-5 दिन पहले और 15 दिन का टाइम था, लेकिन वो मालूम है कि बुलडोजर आके लग गया। तो वहाँ पर बहुत सारे वकला थे इत्तेफाक से सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो जैसे ही मालूम बुलडोजर पहुँच गया है, तो वो तो चूँकि नमाज वगैरह पढ़ने सामने एक फलांग की दूरी पर है, वो भागे हुए गए वहाँ पर, हाई कोर्ट के लोग आ गए, फिर जो पटिशन्स को देख रहे हैं, उस केस को देख रहे हैं, वो सब पहुँच गए। तो वहाँ पर उनसे कहा कि नहीं, रेसिस्ट किया। अब बाकी ये नोटिस है ना, इस पर डेट है ना, इस पर दस्तखत है, तो इस पर बहरहाल वो 24 घंटे के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में फिर मूव किया और हाई कोर्ट ने फिर स्टे कर दिया। चक्कर चल रहा है। जबकि रेलवे ने इनसे बात करके कि हमको रेलवे लाइन जो है, रेलवे लाइन बिछानी है, एक और मज़ीद चौड़ी करना है, तो उस वक्त समझौता करके उनसे ज़मीन ली। जिस मस्जिद से समझौता करके ज़मीन ली, उसी मस्जिद को ही अपनी पूरी बताने लगे। तो चाहे वो ITO की मस्जिद हो और चाहे, तो मतलब ये सिलसिला कहाँ रोकेंगे भाई। सवाल ये पैदा होता है कि कहीं ना कहीं तो आपको सोचना ये पड़ेगा, या गौर करने की बात है। मैं आज की तारीख में इसको बहुत अहम मसला मानता हूँ। हम लोग इधर उधर जो कह रहे हैं ना कि ये है वो है, अब ये कि नहीं वो स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं होगा, इसकी खुदाई नहीं होगी, साइंटिफिक ढंग से ये करेंगे, और वो टाइम बढ़ा दिया 4 सितंबर तक। यानी क्या छानबीन करेंगे, कौन सा 2-4 मील का इलाका है कि 1 महीने का टाइम पूरा, पहले भी टाइम सर्वे कर चुके हैं 2 दिन, आज तीसरा दिन होगा और फिर चौथा, 5वां, 4 सितंबर तक का उन्होंने टाइम दे दिया उसके लिए। कितना सर्वे करेंगे, क्या करेंगे, क्या जानना चाहते हैं। इन द मीन टाइम ये पटिशन्स आ रहे हैं ताकि वो रिपोर्ट आए और उसके बाद इन पटिशन्स की रोशनी में कि नमाज से इनको रोका जाए। आखिर आप हाउस से, वज़ू खाने से बेदखल हो गए कि नहीं। तब उस पर जब बात आई तो लोगों ने कहा कि साहब हम वज़ू कहाँ करेंगे और ये वो। मैं समझता हूँ ये सब सेकेंडरी बातें हैं मेरे नज़दीक। मैं इन सब चीज़ों को सेकेंडरी मानता हूँ। वज़ू हम घर से करके आएंगे। आपने वज़ू खाने को सील कैसे किया, कहीं कोई निकाल देंगे, सील कर देंगे। कल को आप ऑर्डर कर देंगे कि नमाज, तो आप कहेंगे साहब हमको कोई और जगह दे दीजिए नमाज पढ़ने के लिए। ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे भाई, एक पूरे मुल्क का माहौल ख़राब करने की बात हो रही है। गुरुग्राम में क्या हो रहा है? गुरुग्राम में जो है लोग वहाँ पर जब 4 लाख से बढ़कर के आबादी 40 लाख हो गई, वहाँ पर इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियाँ सब वहाँ पर आने लगी और आई। वहाँ पूरा
दूसरा डेवलपमेंट हुआ तो अब मुसलमान वहाँ कई लाख तो वहाँ सब मुसलमान तो दिल्ली फरीदाबाद यहाँ वहाँ से जाते हैं, तो जुमा की दिन को नमाज पढ़ लेते थे तो क्या हर्ज था। लेकिन वहाँ उपद्रव करना, ये करना वो करना सब आपके सामने है, और अब जो हुआ वो आपके सामने है। तो इसलिए इन बातों में गौर करना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट छोड़ दिए, पहले ट्रायल कोर्ट का फैसला अगर ये आता है जो आने वाला है, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, समझा आपने, काश कि मेरी बात गलत साबित हो और मुझे खुशी होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अभी जो मैं देख रहा था वहाँ से कई एक बयान आए कि नहीं मस्जिद को नुकसान नहीं पहुँचेगा और सर्वे ऐसे होगा वैसे होगा। ये क्या बात हुई भाई, सर्वे होने की ज़रूरत क्यों आई? सर्वे फॉर व्हाट? मेरा बुनियादी सवाल है कि सर्वे किस लिए? वो सर्वे साबित करने के लिए कि साहब वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो क्या मतलब हुआ? आप उसको हैंडओवर कर दीजिए। फिर खुदाई मत कीजिए, चलिए साइंटिफिक तरीका यही अपनाइए मथुरा का, वहाँ भी दे दीजिए। मस्जिद को तो इस्लाम की बात कर रहे हैं, दिल्ली की दूसरे मसाजिद की बात कर रहे हैं। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है इस पे गौर करना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे पक्ष की तरफ से देखें जी कि मान लीजिए वहाँ के ऊपर कहा गया, प्रोपेगेंडा हुआ, गलत प्रोपेगेंडा ही सही, हम मान लेते हैं कि गलत प्रोपेगेंडा था और सच्चाई कुछ भी नहीं थी जी, पर शिवलिंग की बात मान ली कि वहाँ के ऊपर एक आध और चीज़ ऑलरेडी बात हो चुकी है कि निकला, और आपने खुद ही बताया कि वहाँ के ऊपर ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो एक आम हिंदू जो प्रोपेगेंडा में बहता चला जा रहा है, हाँ, वो तो ये जानने की कोशिश करेगा ना कि असली सच्चाई क्या है। नहीं, इसी ग्राउंड पे तो आस्था की बात की नहीं, तो आस्था के ग्राउंड पर देखिए, जब सर्वे करने की बात करेंगे, आस्था के नाम पर एप्लीकेशन दे देंगे। हम आस्था के नाम एप्लीकेशन दे रहे हैं कि मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया है, तो आप सर्वे कराइए उसका। ये बात तो एडवोकेट अहमदीन ने भी की ना, जब वो मुकदमा लड़ा। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो आप उनके आस्था का सवाल हमारे आस्था का सवाल नहीं है, किसी के लिए भी कह ही रहे हैं। देखिए मैं बताऊँ आपको, आसान तो न था मरहले होश व मोहब्बत, दीवाना समझ बूझ के दीवाना हुआ है। ये सब 2024 का देखिए वो जो माफ़ कीजिएगा हिंदू मुस्लिम कहते हुए मुझे तो बड़ा ख़राब लगता है, लेकिन कहना ही पड़ता है। जो हिंदू पोलराइजेशन की बात करके सरकार कोई मुद्दा, उनके पास तो कुछ है नहीं, तो हिंदू मुस्लिम फ़िरका वारियत फैला करके जिस पे गोदी मीडिया पूरा लगा हुआ है, वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं। और वो किसी एक्सट्रीम तक जा सकते हैं, इस एक्सटेंट तक भी जा सकते हैं कि दिल्ली डूबे और चाहे वहाँ लोग बेघर हों, चाहे कुछ केजरीवाल की सरकार बदनाम हो, इसलिए पानी 3 जगह खोला जा सकता था एक साथ, मगर उन्होंने एक ही जगह खोल दिया और 2 जगह बाकी रखा था कि दिल्ली वाले डूबो और केजरीवाल को कोसो। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये अभी ये जो सतपाल मलिक ने एक बात कही कि अयोध्या पर ये हमला करवा सकते हैं, तो ये सब रखिए। उसी तरीके से इसका कजिया भी इन्होंने छेड़ रखा, थोड़ा एग्रेसिव हो गए हैं, लेकिन वो सहारा दूसरा ले रहे हैं। तो इनके जो भक्त हैं, जो इस तरह के फैनेटिक लोग हैं, वो इस काम को कर रहे हैं। वो समझना ही नहीं चाहते। आप उनको क्या समझाएंगे? जब कोई चीज़ समझना चाहे तब ना उसको समझाने की बात करेंगे। ये समझना ही नहीं चाहते। ये तो इनको तो फसाद फैलाना है किसी न किसी बहाने। अब देखिए गोदी मीडिया लग गया है। नूह का, हरियाणा कह रहा हूँ कि वो बहुत जगहों पर हुआ, नूह ही नहीं, नूह में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, पलवल में, तो वहाँ पर पूरा आप टीवी का वो देख लीजिए, उसमें कहीं पर भी उन तस्करा नहीं आया कि इमाम को रात को हमला करके उनको शहीद कर दिया गया। इसकी कहानी किन तय ये नहीं बताया जा रहा है कि दूसरी जगह पर वो बादशाहपुर जगह थी जहाँ पर दूसरे इमाम को उन्होंने किया। और अभी कई एक वीडियोस आ रहे हैं सामने जिसमें इमाम भाग रहा है, दौड़ाए हुए हैं उसको। तो ये सब छोड़ दीजिए, लेकिन ट्रेन में सबसे बड़ी बात आप देखिए कि हो क्या रहा है। इस तरह से जहनों को में मुनाफरत फैलाई जा रही है कि आप उसको इमेजिन कीजिए ना, एक आदमी पुलिस जो मतलब आरपीएफ में है, वो जो है वहाँ पर शिनाख्त करके मुसलमान को मारता है। अपने जो ऑफिसर से उसका जो भी झगड़ा रहा हो, जो बहाना बनाया हो, वो अलग मसला है, लेकिन उसके बाद वो जो मुसलमान एक यहाँ मारता है, उसके बाद कोई नहीं मिला दाढ़ी टोपी वाला, तो जिससे पूछता चले तो मुसलमान हो कि हिंदू हो, तो वो गया दूसरे कंपार्टमेंट में, वहाँ मारा, तीसरे में जाके वहाँ मारा, मुसलमान को मारा। उसकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं है टेलीविज़न के ऊपर। जबकि ये बहुत बड़ी बात है कि आप राह में चल रहे इस तरह से मारा गया, और उसको जो है क्या कहते हैं कि वो मेंटली रिटार्डेड था कह करके अपना उसको ख़त्म करने की बात की गई, जबकि ये बहुत बड़ी बात है।
नूह में एक तरफा जो कुछ हुआ है उसकी एक तरफा वो सब किया जा रहा है। तो ये तो फसाद फैलाना चाहते हैं, ये कम्युनल पोलराइजेशन करना चाहते हैं, ये उनकी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। तो वो तो कुछ समझना नहीं चाहते, समझाएंगे उनको क्या। मैं बताऊं आपको, अगर ये बात सही है कि बहुत सारी जगहों पर अगर आप देखें, कुतुब मीनार की बात करते हैं, बहुत सी जगहों पर आप देखें तो उनमें बहुत सी जगहों पर इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आई कहाँ से। मैं आपको बताता हूँ एक मिसाल के तौर पर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमारी ये मस्जिद है, जामा मस्जिद। सर सैयद जो हैं वो मलबा जो है बहुत सारे उठवा करके दिल्ली से लाए थे। वहाँ जो मस्जिद अंग्रेज़ों के ज़माने में शहीद हो गई थी तो उसके मलबे उठा करके, जैसे भी और मस्जिद, तो उसका मलबा उठा करके मस्जिद शहीद हो गई तो उठा के कुछ हिस्से ले के लगाया यहाँ पर, बहुत खूबसूरत थे। तो इस तरीके से हुआ यह है कि देखिए, मंदिर आपको अगर आप देखें तो आमतौर पर दरिया के किनारे मिलेंगे। मस्जिदें मिलती है छोटी मोटी कहीं, लेकिन आमतौर पर नहीं मिलती। मस्जिद तो बल्कि दूरी दरिया से बनाते हैं कटाव, लेकिन मंदिर आपको बेशतर दरिया के किनारे मिलेंगे। अब उन्होंने छोटा मंदिर कटाव पे बना दिया, वो कटा हुआ और मंदिर गिर गया। अब मलबा तो हमारा है, मान लीजिए हमारी डेथ हो गई, हम खुद ही अब कहीं और बनाने जाएंगे, हमारे बेटे ने बेच दिया, हमने भी दिया। उस जमाने में मलबे लोग खरीदते थे, मलबे जो है लोग खरीद लेते थे और मलबे ला करके अपना करते थे। अब उन्होंने उसको अपना तराश वराश किया, मस्जिद में खरीद के लाए, अब उन्होंने मस्जिद में लगाया तो उन्होंने अपना तराश खराश की और लगा दिया, उसका ख्याल नहीं किया, थोड़ा रह गया बकिया अंदर चला गया, बाहर चला गया उसका। इस तरह से मलबे बहुत सी जगह पर मिलेंगे और मलबे इस्तेमाल हुए हैं। तो ये चीज़ें। दूसरे, ये आप क्यों कहते हैं कि मंदिरों को तोड़ा, आप बैकग्राउंड भी जाइए ना। आप जहां ये कहते हैं कि ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, वहां पर उसकी तारीख में भी जाइए कि मंदिर क्यों तोड़ी गई। मैं तो बहुना जी के साथ रहा और बहुना जी ने बहुत मरतबा ये बात कही है, अनजानी एच.एन. बहुना जी की बात कर रहा हूँ। वो कहने लगे भाई, जब बहुत सारी बातें आती थी तो बहुत सारे लोग रहते तो कहते थे भाई मथुरा के मंदिरों को देखा आपने कि किस तरह के मंदिर वहां पर हैं। तो लोग कहते थे क्या जाके देखो कितने बड़े बड़े तहखाने हैं, जब हथियार रखेंगे वहां पर और वहां से जंग करने की बात करेंगे तो बादशाह छोड़ देगा। औरंगजेब की बात कर रहे थे एक बार, कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि औरंगजेब जो है जिसने अपने बाप को बंद कर दिया, भाइयों को मरवा डाला और मस्जिद तोड़ दिया उसने गोलकुंडा में, और वो तो आप वो जो है वो थाली सजा के शिवाजी के सामने रखता। कहने लगे साहब ये बेकार की बातें हैं, जो हो गया चैप्टर इज क्लोज्ड एंड इट शुड बी क्लोज्ड। और मैं भी आपसे कहता हूँ, आप अगर प्याज के छिलके निकालेंगे तो काम नहीं चलेगा। मेरा ताल्लुक जौनपुर से है, जौनपुर शर्की डायनेस्टी का बहुत बड़ा वो रहा, यानी वहाँ तो दैट वाज द किंगडम, समझा आपने। उनकी लाखों अफवाज थी, ऐसा नहीं कि वो 2-4 हज़ार वाला वहाँ मिला, किंगडम था पूरा। तो उसमें सिकंदर लोदी ने जब उसको फतह किया, असल में जौनपुर वाले, वो एक जुमले में बात कह दूँ इसलिए ज़्यादा हो गया था कि वो दिल्ली फतह करने में आ गए थे, इतने ताकतवर हो गए थे तो मामला वहाँ से बिगड़ा, लंबी कहानी है। तो सिकंदर लोदी ने जब वहाँ जा कर के उनको जेर किया और अपना गवर्नर बैठा के जब वापस हुआ, दिल्ली पहुँचा, पीछे से लोग पहुँचे कि साहब आप गवर्नर बैठा करके आए थे, उस गवर्नर को मार दिया गया और अब तो फिर बैठ गए उस शर्की डायनेस्टी के लोग। सिकंदर लोदी वहां से बहुत बड़ी फौज लेकर के जब आया तो लोग भाग करके वहां की मस्जिद जो है, बड़ी मस्जिद, वो कोई 29 सीढ़ियां मैंने गिनी थी, 2-4 नीचे चली गई होंगी, मतलब 30 से 32-35 रही होंगी उस जमाने में, उतनी ऊंचाई पे बनी हुई है। उसमें फौजें घुस गई, उन्होंने शेल्टर ले लिया। उसने जो है उस जमाने में तोप तो बाबर लेके उसके बाद आया है, लेकिन तोप तो यहाँ नहीं थी, लेकिन वो गोला बारूद लगा के जुड़वाने का चक्कर था, उसे गेट को उड़ा दिया। मस्जिद के गेट को किसने उड़ाया? सिकंदर लोदी ने। ये राजपाट करने के तरीके थे, कहाँ कौन था। जब आप इस बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको ये देखना, तो आप तारीख को भी खंगालिए, उसके लिए भी कमीशन बैठाइए और उसके लिए भी कि क्यों ऐसा हुआ, उसके लिए ज्ञानवापी के ताल्लुक से भी बाबरा खुद वहाँ, अभी तो वहाँ धरेरा मस्जिद एक है, वो मैंने उसके बारे में पढ़ा था, कहते हैं कि साहब ये भी मंदिर थी, मस्जिद बनाई गई।
तो सिलसिला इसका कहाँ रुकेगा, बुनियादी सवाल ये है नंबर 1। और नंबर 2 जो मिल्लत के सोचने की बात है वो ये है कि हमको क्या करना चाहिए। समझा आपने, कोर्ट का फैसला, मुझे कोर्ट की जो तहरीर है वो ट्रायल कोर्ट से फैसला, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मोहर तस्दीक सख्त होती नजर आ रही है। 1981 का जो 1991 का जो रिलीजियस प्लेसेस एक्ट बना है उसकी बैकग्राउंड पीछे रह जाएगी, उसका जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स पीछे रह जाएंगे, उसके अल्फाज को लेकर इंटरप्रिटेशन वो होगा जो आज नजर आ गया है। समझा आपने, कैरेक्टर क्या था, स्ट्रक्चरल कैरेक्टर क्या था, वो सर्टेन करेंगे। तो स्ट्रक्चरल कैरेक्टर बता करके आप क्या कहना चाहते हैं। मस्जिद तोड़ करके, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, तो इट मींस यू आर गोइंग टू डिमोलिश दैट। इसका मतलब ये हुआ ना। तो क्या हम डिमोलिश होने देंगे? क्या हिंदुस्तान में वो चैप्टर खोला जाएगा? क्या जो सैकड़ों मस्जिदों की लिस्ट लिए पड़े हैं क्या उनको दी जाएगी? ये एक बुनियादी सवाल है। ये है मसला। सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो देखिए हर चीज का वक्त निकालता है और वक्त में हमारे आपके समझाने से कुछ नहीं होगा। ये जो मैं समझता हूं हमको कहीं न कहीं एहतजाज करना ही पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि भाई क्या साबित होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अगर वहां पर बुलडोजर आया तो ये बात मुनासिब नहीं होगी और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में ये बात नहीं है। वहाँ तक बात ना जाए तो बेहतर है। हमारे आपके कंट्रोल में कोई नहीं रहेगा। देखिए कोई हम जैसा आदमी आप जैसा आदमी इस पे नहीं करता, लेकिन जो एलिमेंट हर जगह होते हैं ना, अगर हिंदूज में इस तरह के फेनेटिक एलिमेंट्स हैं तो मुसलमानों में भी हैं, क्रिश्चियंस में भी है, सिखों में भी है। क्रिश्चियंस का थोड़ा मामला दूसरा है लेकिन अब दिखाई तो पड़ रहा है मणिपुर के उसमें देख रहे हैं। तो वो तो जब सूरत हाल खराब होती है, देखिए होता क्या है, गेंद है उसको आप दबाते जाइए, एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो बर्स्ट कर जाएगी। दब रही है दबते वो बर्स्ट करती है। वो सिचुएशन हिंदुस्तान के लिए खराब होगी। मणिपुर है, हरियाणा में उसी तरह का मामला अगर गवर्नमेंट इस तरह से नहीं कंट्रोल करेगी तो हरियाणा भी दूसरा मणिपुर, उसके बाद जहाँ जहाँ मुल्क में तमाशे होंगे तो वहाँ इस तरह के हालात पैदा होंगे। तो बहुत सारी जगहों पर लोगों ने बात कही, मैंने भी पहले भी बात कही, और तो हालात और ख़राब हो गए हैं कि जब इसी तरह के हालात पैदा होते हैं तो कोई मुल्क जो है वो सिविल वार की तरफ बढ़ता है। वो ख़तरनाक होती है सूरत हाल मुल्क के लिए। तो मेरा कहना ये है कि मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स जो हैं तमाम, अच्छा एक बात और बता दूँ आपसे, ये सरकार तो कुछ भी कर सकती है ना। अब इन्होंने आकर के नया सोचा छोड़ दिया कि साहब वो पसमानदा शराफ अजलाफ फला ढेका करके वो उसमें लग गए हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मस्जिद तो सबकी है। उन्होंने तो मज़ारात को भी मुनज़्ज़म किया है। अभी दिल्ली में 4-5 किए थे कि नहीं किए थे? इलेक्शन कमीशन के बगल वाला जो था और एक 5 नंबर सुनहरी रोड के उधर उस तरफ था 4-5, सब किए उन्होंने, कर दिए। समझा आपने? और मंदिर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तुगलक रोड पे जो मंदिर बना हुआ है, तुगलक रोड पे चौधरी चरण सिंह उसमें रहते थे और हम लोग उस जमाने युवा जनता की पॉलिटिक्स कर रहे थे। मैं उसका नेशनल जनरल सेक्रेटरी था युवा जनता का। तो हम लोग वहाँ जाया करते थे मिलने के लिए, जगजीवन जी के यहाँ, भगुना जी के यहाँ और भगुना जी के साथी में था और चरण सिंह जी के यहाँ। तो चरण सिंह जी के यहाँ आप जब निकलते थे तो वहाँ कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था तुगलक रोड पे। वहाँ पर एक दिन देखा धागा लपेटा हुआ था। हमारे दोस्त रजपाल सिंह मेल थे, मैंने उनसे कहा कि ये धागा लपेट गया है, अभी धीरे धीरे मामला आगे बढ़ रहा है। क्या भाई साहब? मैंने कहा कि बस यह मंदिर बनेगा। हंसने लगा, अरे ऐसे कैसे? मैंने कहा देखो। फिर वहाँ देखा तो वो लिखा हुआ था, रंगा हुआ पत्थर। उसके बाद देखा तो वो धागे और लपेट गए थे। फिर देखा इतना बड़ा सा वो पीला रंग का वो लगा कर दिया। आज वहाँ शानदार मंदिर बना हुआ है, वो तुगलक रोड पर, वो उनको दिखाई नहीं पड़ता। 4 साल की पुरानी कहानी दिखाई पड़ती है, 500 साल की पुरानी कहानी दिखाई पड़ती है, 200 साल की पुरानी कहानी दिखाई पड़ती है उन्हीं। और वहीं पर बगल में जो आंखों के सामने 40 साल पहले बना है वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये जो आप काम कर रहे हैं, ये मतलब ये है कि इसको कब तक आदमी बर्दाश्त करेगा। तो हर चीज़ की एक होती है। मेरा अपना ख्याल है कि आपको ये तय करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि आप अगर प्याज के छिलकों को उधेड़ेंगे तो बात बनेगी नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ठीक बात कही। उसने कहा कि ये बहुत सारे मंदिर जो है वो बिहारों को तोड़ करके बने हुए हैं। और उसने तो यहाँ वाला जो कौन सी जगह है वो उसका नाम भी लिया, जो कहाँ जाते हैं ना कश्मीर, वो
जम्मू के पास। तो वहाँ उसने कहा कि वो बहुत से बौद्ध मठ जो हैं उनको तोड़ करके जो है मंदिर बनाए गए। इसमें तो कोई शक नहीं कि एक जमाना था जब सनातन धर्म थोड़ा सा पीछे चला गया था और बौद्ध धर्म पूरे हिंदुस्तान पे छाया हुआ था। और अशोक के लिए भी कहते हैं कि उन्होंने 3 बार पूरे हिंदुस्तान को बुद्ध के नाम पर फतेह किया। तो वो पीरियड तो वो था कि जिसमें ब्राह्मण भी जो है अपनी कई जगह तो ये तक लिखा है कि अपनी किताबें तक छिपाने पर मजबूर हो गए। और उसके बाद और फिर यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक जहाँ मंदिर जहाँ बौद्ध स्ट्रक्चर बने हुए थे जो अभी तालिबान वगैरह के जमाने में फिर से लाइमलाइट में, तो इतने बड़े स्ट्रक्चर में बालियान में इतने बड़े स्ट्रक्चर में यहाँ पूरे इंडिया में बौद्ध का एक सुप्रीमेसी सी बुद्धिस्ट रिलीजन की थी। और फिर कुछ हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि जिसके कारण बौद्ध हमको पूरे हिंदुस्तान के आसपास तो दिखाई देते हैं लेकिन हिंदुस्तान में नहीं दिखाई देते। और समुंदर या गांव के अंदर अजंता एलोरा या पेंटिंग्स और वो सब दिखाई देती हैं लेकिन जितने स्ट्रक्चर नॉर्थ इंडिया में थे वो नहीं है। तो अब ये मान लीजिए तो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स भी तोड़े गए हैं। तो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर टूटे हुए अगर किसी अच्छा वहां पर कहते हैं कि कोई कुआं है जिसमें बुद्धिस्ट कुछ पेंटिंग्स वगैरह हैं आसपास कहीं, तो ये भी क्या मुमकिन है कि ऑलरेडी अच्छा बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर जो तोड़े गए वो 2nd to 5th सेंचुरी एडी में तोड़े गए ना। वाराणसी तो बुद्धिस्ट का गढ़ रहा है भाई सारनाथ वगैरह जी। 2nd to 5th सेंचुरी एडी की ये बात है जी। तो 2nd to 5th सेंचुरी मुसलमान तो 8th सेंचुरी तक आए नहीं यहाँ पर। 8, 9, 10th के बाद भी आना शुरू हुए। राइट। तो क्या ये भी मुमकिन है कि उस जगह के ऊपर जहाँ पर बुद्धिस्ट का गढ़ रहा है कोई पुरानी बुद्धिस्ट साइट टूटी पड़ी हो जो ऑलरेडी किसी और ने तोड़ी हो और उसके ऊपर या उसके आसपास कहीं के ऊपर मस्जिद बनाई गई हो, क्योंकि ये तो 500 साल पुरानी मस्जिद है और वो करीब 1000 साल पुराने वाकयात हैं जब बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स को तोड़ा गया और बुद्धिस्ट यहाँ से भागने पर मजबूर हुए। तो क्या इस तरीके का भी कुछ मुमकिन है कि ऐसा भी? मैं वही तो कह रहा था कि जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं मतलब उसको करने की कोशिश कर रहे हैं कैसे क्या है साइंटिफिक उससे, तो हिस्टोरिकल भी कीजिए। आप एक कमीशन अपॉइंट करके कुछ जो नोटेड हिस्टोरियंस हैं उनसे कहिए कि ज़रा आप 1000 साल 2000 साल 3000 साल तक जहाँ से आपको जो मवाद मिलता है उसको लेके चलिए और आप देखिए कि क्या हुआ है। तो फिर जहाँ पर मंदिर बना है बौद्ध विहारों को तोड़ करके उसको बौद्धों को दिया जाए। तो मौर्य ने जब ये बात कही तो उसके खिलाफ FIR करने की बात करने लगे। यहाँ तो मामला यही ना कि ED है IT है CBI है लगा दो और उससे नहीं तो फौरन FIR कर दो। आपकी FIR नहीं लेगा उनकी ले लेगा। तो उसके खिलाफ FIR करने की बात में मैं देख रहा था उसने यही बात कही कि भाई बहुत विहारों को तोड़ करके मंदिर बनाए गए हैं। सब देखिए हल क्या है, हल ये है जो आपने पूछा ना, अगर एक क्या कहते हैं ब्रॉड बेस्ड हल की बात करते हैं तो मुतालबा ही गलत है सर्वे या इन तमाम चीज़ों का। जो चैप्टर क्लोज हो गया वो चैप्टर क्लोज हो गया। आज़ादी के वक्त वो बिल्कुल बढ़िया एक्ट बना था और उसके बैकग्राउंड को समझना चाहिए कि उस चीज़ को क्लोज कर दिया गया था। और मैं बता दूं आपसे बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से बहुत सारे लोगों का, कम से कम मेरा, तो हम भी इस राय के थे कि भाई चलो जो हो गया हो गया, अब हमको एक गारंटी मिल गई है कि अब जो सूरत हाल है वो रहेगी। लेकिन अब आप उसको भी मान रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 1991 का जो रिलीजियस प्लेसेस एक्ट है, जब ये सुप्रीम कोर्ट में बहस में आएगा तो शायद इसमें भी ये इसको या तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देंगे या इस पे इतने इफ एंड बट लगा देंगे कि हर कोर्ट जो चाहे अपना आर्डर पास करती रहे। अच्छा एक चीज़ और भी मैं कहूँ आपको, मैं प्रैक्टिस वहाँ पर करता हूँ कि बहुत सारे इस तरह के जो एक्ट हैं जो चैलेंज वहाँ पर हुए हैं। अब जैसे कश्मीर वाला मामला है, अभी आजकल बहस पे चल रहा है और ये आपके मामला था क्या कहते हैं बाबरी मस्जिद के ताल्लुक, मतलब जो एक्ट बना था 1991 का रिलीजियस प्लेसेस एक्ट, तो उसको जो है अभी उस पर पेंडिंग है। पेंडिंग क्या है, उसको भाई सुनवाई करवाइए ना। जिससे ज़्यादा बातें इफेक्ट हो रही हूँ ना, सुनवाई किस पे हुई मुझे तो कहते हुए अजीब सा लग रहा है। सेम सेक्स मैरिज पर पिछले दिनों पूरे महीने भर बहस चली, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी, जबकि उसके लिए उसकी मुखालफत सेम सेक्स मैरिज की बात पे हिंदू भी खिलाफ, मुसलमान भी खिलाफ, सिख भी खिलाफ, क्रिश्चियन भी खिलाफ, बौद्ध भी खिलाफ, जैन भी खिलाफ, सारे मज़ाहिब के लोगों ने कहा कि ये क्या बात है और इसको नहीं मानेंगे, बकवास है। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम था कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे महीने उसकी सुनवाई की, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच।
इसके लिए टाइम है। क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक लोन देने से सुनिए, कंडीशंस और लगाते हैं कि इस पर बात करिए। अब वो तो आपने उसकी वजाहत कर दी। और सुनिए, चीफ जस्टिस हिंदुस्तान के बाहर थे, ये पिछले महीने की बात है, मैं समझता हूँ 2 जून का या 3 जून की बात है, 3 जून शायद। तो ये चीफ जस्टिस बाहर थे हिंदुस्तान के, वहाँ यहाँ पर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और ऑर्डर पास किया जिसमें कोई रेपिस्ट का कुंडली रेपिस्ट नहीं बल्कि जो रेप जिसका किया गया था उस की लड़की का कोई कुंडली वगैरह देखने की बात थी। तो वो तो जो मैटर है वो तो फाइल देख के पता चलेगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये था कि रिलीजियस उसका रेप हुआ था। और हाई कोर्ट ने किसी वक्त पहुंच करके कुछ वकीलों की बहस हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है इसकी कुंडली पता लगाओ। चीफ जस्टिस ने वो खबर हिंदुस्तान से बाहर पढ़ी, वहाँ मौजूद थे, उन्होंने वहाँ से डायरेक्ट किया। वहाँ से डायरेक्ट करने के बाद यहाँ पर सैटरडे था और सैटरडे को बेंच बैठ गई और सैटरडे को हियरिंग हुई और उस पर स्टे कर दिया। भाई कोर्ट जब करना चाहती है तो करना चाहती है। तीसरा शीतलवाद, मैं तो ऑर्डर को सही मानता हूँ, लेकिन मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ कि प्रोसीजर क्या है। एक तो नॉर्मल कोर्स में होता है, बेचारे जाते तो कहते हैं बाद में आइए। कल को सुप्रीम कोर्ट दर्जे भी सुन सकती थी, रिजेक्ट कर देती, लेकिन कहती कि भाई ठीक है। उन्होंने कहा कि साहब वहाँ शुरू हो गया है, लेकिन 2 बजे रखिए जब, लेकिन सुनना होता है। तो अभी तीसरा शीतलवाद का क्या रहा, हाई कोर्ट ने किया नहीं, वहाँ पर इनका खारिज किया और उसके बाद जो है मालूम हुआ कि यहाँ बेंच बैठ गई और उसके बाद उस बेंच ने कहा दोनों में आपस में हो गया तो तीसरी बेंच बैठ गई। मेरा मतलब दूसरी बेंच, सुप्रीम कोर्ट की दूसरी, वहाँ आर्डर होता है हाई कोर्ट का, गुजरात हाई कोर्ट का, और यहाँ आकर के फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट उसकी अर्जेंट हियरिंग इस मामले में करती है कि बेंच बैठाती है और बेंच आपस में डिवीजन जाए तो 2 घंटे बाद वो दूसरी बेंच बैठा देती है 3 जजेस की। तो सुप्रीम कोर्ट करना चाहे, सुप्रीम कोर्ट के पास वास्ट पावर है, वास्ट पावर हाई कोर्ट के पास भी बहुत पावर है, मगर हाई कोर्ट के पास एक राइडर है कि वो सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाए, कोई स्ट्रक्चर पास हो जाए, कुछ हमारे खिलाफ ऑब्जर्वेशन हो जाए तो हमारे कैरियर में वो चीज़ें सामने आ सकती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं खौफ और डर रहता है, कहीं ना कहीं उसका ख्याल रहता है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं, जो कह दिया सो कह दिया, जो कर दिया सो कर दिया। तो ये मामला है। तो इस तरह का मामला है जैसे 142 में बाबरी मस्जिद को ही दिया, सब कुछ आपकी मानेंगे, मगर जिसके लिए हम कहते थे कि आस्था के ऊपर सवाल नहीं होगा, मगर हम आस्था के सवाल पर दे रहे हैं क्योंकि मुल्क में के इंटरेस्ट में यही है। इंटरेस्ट में ये था कि वो कह रहे थे कि हम तो मंदिर वही बनाएंगे चाहे कोर्ट का जो ऑर्डर हो, आप कहते थे हम कोर्ट का ऑर्डर मानेंगे। तो ये एक बहुत बुनियादी सवाल है आज तय करने का कि आपको, आप जो कह रहे थे कहीं ना कहीं तो खड़ा होना पड़ेगा। मैं इससे एग्री नहीं करता कि साहब वो रिएक्शन होगा। देखिए सर्कमस्टेंसेस हमेशा अलग होते हैं। आज एक चीज है, कल को सही, कल को चीज गलत हो सकती है, हालात दूसरे होते हैं। आज गलत है कल सही हो सकती है, आज सही है कल गलत हो सकती है। हालात एक से होते हैं, एक नहीं होते। तो इसलिए जो हालात हो उनमें स्ट्रेटजी बनती है, उसमें सोच बदलती है। मैं समझता हूं कि ये कोई बात नहीं हुई कि हम ये करेंगे तो पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन तो हो ही रहा है, पोलराइजेशन तो कर ही रहे हैं, वो करेंगे, वो करते जाएंगे और आप इस डर से पीछे हटते जाएंगे। तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि गालिबन उन्होंने हज़रत अली से वो मंसूब किया था, मे बी रॉन्ग राइट, लेकिन अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि भाई जुल्म के खिलाफ जितनी देर से खड़े होगे उतने ही आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, उतने ही आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, उतना ही आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ ये सब जुल्म और ज्यादती का एक सिलसिला है, इसके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कैसे। जमहूरियत में एहतजाज करना आपका बुनियादी हक है। आप जमहूरी ढंग से, कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से जो एहतजाज करने का तरीका है वो आपको करना पड़ेगा। यह है उसका हल, और कोई उसका हल नहीं है। आपको खड़ा होना पड़ेगा। क्या हल निकलता है क्या नहीं निकलता है, हमेशा खड़े होने से आप कामयाब नहीं हो जाते, लेकिन आदमी कोशिश तो कीजिए, कोशिश तो करना पड़ेगा आपको। ये है। तो फैजान साहब का कहना है कि जमहूरियत में एहतजाज करना हर किसी का हक होता है और हमको एहतजाज करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि अब न बोलोगे तो कब बोलोगे आखिर यारो, अब तो दहलीज तक आ पहुंचा है चढ़ता पानी। तो दहलीज तक चढ़ता पानी आ गया है और एहतजाज करने की ज़रूरत है, ऐसा इनका मानना है। इन्हीं
हम उम्मीद करते हैं कि सैनिटी विल प्रिवेल और कहीं ना कहीं हालात बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों 2024 का इलेक्शन जब सर पे हो तो फिर हर कोई बस सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ और अपने फायदे देखने में लग जाता है। देखते रहिए रियल न्यूज़ इंटरनेशनल पर हमारा ये चैनल RNI उर्दू। थैंक यू।